जयमाल भाई परमार जी, हरि सिंह भाई, धनजी भाई, हसमुख भाई और ऐसे हमारे सभी भाई और बहन, सबको नमन वंदन। आप सबका स्वागत, अभिनंदन और नमन। बड़ा सुंदर विषय, प्रारंभिक विषय चुना गया है, क्रांति दूत युवा युग सृजेता। प्यारे भाइयों, ये भारत की भूमि बड़ी दिव्य है। इस भूमि पर न जाने कितने रत्न पैदा हुए हैं। इस भूमि का आख्यान करते हुए हमारे मनीषियों ने, संतों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने, साधुओं ने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने न जाने कितनी कितनी संयोजनाएं की हैं। भारत के इतिहास के पन्ने पलटने पर आपको आश्चर्य से भरा हुआ एक बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही विस्मयकारी एक वातावरण, एक अध्याय खुलता है। एक एक ऋषि का चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कितना कितना उन्होंने तप किया, कितनी कोशिश की इस भारत को देवभूमि बनाने के लिए। मित्रों, मुझे एक छोटा सा संस्मरण याद आता है। एक सन्यासी हुए हैं ऋषिकेश में, उनका आश्रम है। वो एक बार अपने शिष्यों के साथ में बद्रिका आश्रम गए। वहाँ पर वो रात्रि को रुके। अर्धरात्रि में उनका किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, स्वामी जी, फला फला व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया है, आप जल्दी बाहर आइए और कुछ उसको आशीर्वाद देकर उसको ठीक करिए। स्वामी जी ने सुना और कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे ध्यान का समय है, मैं सुबह मिलूंगा। वो बार बार कह रहा था कि नहीं नहीं, आपको आना चाहिए और इसका निदान करना चाहिए। बहुत बड़े आदमी, उनने इसकी योजना बनाई है, हम सबको लेकर आए हैं। स्वामी जी नहीं निकले। सुबह स्वामी जी आए। लोगों ने पूछा, स्वामी जी गजब की बात है, इतने भी इमरजेंसी में आप इनकी जान की रक्षा के लिए बाहर नहीं आए आशीर्वाद देने। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, ये बद्रिकाश्रम की दिव्य भूमि है और इस बद्रिकाश्रम की दिव्य भूमि में हर आदमी को शरीर त्यागने का अवसर नहीं है। समझ में आई मेरी बात? उन्होंने कहा कि इस आश्रम, इस दिव्य भूमि में हर आदमी शरीर नहीं त्याग करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता। मुझे पता था कि ये भाई कभी अपना शरीर नहीं त्यागेगा, अभी ये जीवित रहेगा, इसलिए मैं नहीं आया। मित्रों, ये भारत भूमि भी ऐसी है जहां पर जन्म लेने के लिए न जाने कितने करोड़ वर्षों का तप करना पड़ता है, कितने जन्म जन्मांतर तक संघर्ष करना पड़ता है, तब किसी बिरले आदमी को इस पावन भूमि पर जन्म लेने का 141 करोड़ लोगों में अपनी नाम सूची दर्ज करने का मौका मिलता है। मित्रों, ऐसी दिव्य भूमि पर आप पधारे हैं, आपका जन्म हुआ है। हमारे शास्त्रों ने बहुत सुंदर वर्णन किया भारत का। हिमालया समारंभ यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रशिक्षते। जो हिमालय से आरंभ होकर और हिंद महासागर तक जिसका विराट स्वरूप दिखाई देता है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित हमारी भारत भूमि है, हमारी दिव्य भूमि है। मित्रों, भाइयों बहनों, जब हम क्रांति दूत युवा की बात करते हैं, युग सृजिता की बात करते हैं, तो कान में एक अलग तरह की झंकार होती है, हृदय में एक अलग तरह का स्पंदन होता है। अभी आप गीत सुन रहे थे, नौजवानों उठो वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। निश्चय ही आपके भीतर आपके रोमांचित हुए होंगे। आपको लगा होगा कि कुछ जमाना बदलने के लिए हमको बदलने की आवश्यकता है। और ऐसा क्रांति दूत युवा यदि जागृत हो जाए, खड़ा हो जाए, तो मित्रों, ये देश ही नहीं, सारे जगत में भारत की धुन भी बजेगी और हम भारतवासी एक बार फिर से और गौरव का अनुभव कर सकेंगे, जो गौरव हमारे मनुष्यों ने, हमारे पूर्वजों ने कभी प्राप्त किया था, जगत गुरु होने का, चक्रवर्ती सम्राट बनने का और सोने की चिड़िया कहलाने का। प्यारे भाइयों, भारत का इतिहास इस बात का गवाह देता है कि क्रांतियां सदा युवाओं ने की हैं। विश्व इतिहास को भी पलटेंगे तो आपको समझ में आता है कि हर क्रांति के पीछे कोई ना कोई युवा, कोई ना कोई यौवन की चिंगारी लगी हुई थी। आप दुनिया भर के कहीं के भी किसी भी क्रांति को थोड़ा सा पलट कर देखें, धर्म क्षेत्र में भी आप जाते हैं तो आपको दिखाई देता है भगवान राम का जीवन, त्रेता का युग, उस त्रेता के समय का युग निर्माण करने वाले राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न और माता सीता। आप कल्पना करिए, कभी कोई बच्चे भी नहीं हुए, हाल ही में विवाह संपन्न हुआ है और उसके बाद वनवास हो जाता है। कुछ दिन गुरु के आश्रम में रहने को मिलता है, जैसे लौट के आते हैं विवाह करके तो फिर वनवास 14 वर्ष का। मित्रों, त्रेता में युग निर्माण करने वाले युवा श्री राम और लक्ष्मण दिखाई देते हैं, जो भारत भूमि पर कुचले दबे
सताए हुए लोगों को संगनिष्ठ करके उनको रावण के विरोध में खड़ा कर देते हैं। ऐसा यौवन वंदनीय है मित्रों। द्वापर का समय दिखाई देता है भगवान कृष्ण और बलराम का जीवन। 16 वर्ष की अवस्था में आतताई कंस की चोटी पकड़कर उसको सबक सिखाने वाले, मृत्यु के घाट उतारने वाले भगवान कृष्ण, महाभारत रचने वाले भगवान कृष्ण हमको दिखाई देते हैं। कृष्ण का यौवन दिखाई देता है मित्रों। और आप देखें 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का जीवन, धर्म चक्र प्रवर्तन का एक महान अभियान, विश्व के कोने कोने तक आज बुद्ध धर्म की पताका ध्वजा फहरा रही है मित्रों। भारतीय संस्कृति का संदेश हर कान में गूंजता है, चाहे वो किसी भी तरह के पंचशील हों, राजकीय कार्यों के पंचशील हों, परिवार के पंचशील हों, या फिर किसी शासन व्यवस्था का पंचशील हो। पंचशीलों की आज चर्चा होती है, अष्टांगिक योग की चर्चा होती है, मध्य मार्ग की चर्चा होती है। भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन दिखाई देता है मित्रों। गुरुदेव कहा करते थे, बेटे ये युग निर्माण धर्म चक्र का प्रवर्तन का उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध 2500 साल पहले, 2600 साल पहले घटित हुआ और यह उत्तरार्ध युग निर्माण के रूप में घटित हो रहा है मित्रों। भारत की भूमि अद्भुत है। बुद्ध का जीवन मात्र 26 वर्ष के बुद्ध, और निकल पड़े धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और बाद में दिखाई देता है आपको चाणक्य और चंद्रगुप्त का जीवन, एक क्रांति की ज्वाला लिए हुए भारत को अखंड भारत बनाने की प्रेरणा और निरंतर पुरुषार्थ, एक सामान्य से बच्चे को राज सिंहासन तक पहुंचाने का क्रम, और उसके माध्यम से एक अखंड भारत के निर्माण की शिखा जलाने वाले चाणक्य दिखाई देते हैं मित्रों। चंद्रगुप्त दिखाई देता है, भारत की क्रांति के सृजता युवा दिखाई देते हैं मित्रों। आपको भगीरथ का पुरुषार्थ दिखाई देता है, जिनकी कृपा से भगवती गंगा का अवतरण स्वर्ग से होकर के धरती को पुण्य और पावन करती हुई ये गंगा प्रवाहित हो जाती है। आज भी गंगा भारतीय हृदय में स्पंदन के रूप में दिखाई देती है। या ऐसी गंगा को लाने वाला, पुरुषार्थ करने वाले भागीरथ मित्रों, युवाओं का पुरुषार्थ दिखाई देता है धर्म क्षेत्र में। आप चलिए अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने को आप पलट कर देखिए, इतिहास के पन्नों में युवाओं से सजी हुई है, उनकी क्रांतियों से, उनके पुरुषार्थ से, उनके बलिदान से सजी हुई है। आप 1688 की इंग्लैंड की क्रांति देखिए, जब वहां के युवाओं ने मिलकर के आतताई शासन के विरोध संघर्ष किया और एक नई व्यवस्था बना करके खड़ा कर दिया मित्रों। विश्व की औद्योगिक क्रांति हो या राजनीतिक क्रांति हो, हर क्षेत्र में युवा दिखाई दिए हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम युवाओं के दम पर लड़ा गया मित्रों। फ्रांस की क्रांति युवाओं के दम पर हुई। रूसी और चीनी क्रांतियों के भी जनक और सहयोग करने वाले हमारे युवा दिखाई देते हैं मित्रों। विश्व स्तर पर भी जाति प्रथा, गोरे और काले का अंतर, और अमीर गरीब और दास प्रथा को समाप्त करने वाले में टाम काका की कुटिया लिखने वाली एक युवती दिखाई देती है मित्रों। और आप देखें तो बड़ा जनाक्रोश दिखाई देता है, जहां कहीं भी अनीति के विरुद्ध में वो उसके पीछे कोई ना कोई यौवन खड़ा दिखाई देता है। और मित्रों ये सारी क्रांतियां यौवन के सहयोग से और उनके पुरुषार्थ से संपन्न होती दिखाई देती हैं। हमारे स्वाधीनता का संग्राम हमारे लिए हाल ही में एक नजीर बना हुआ है। स्वाधीनता में काम करने वाले जवान लोग आप देखें जरा, भारत की स्वाधीनता में और चाहे भारत में होने वाली क्रांतियों में, चाहे वो राजनीतिक या आर्थिक क्रांति हो, हरित क्रांति हो, नील क्रांति हो, या और भी कोई क्रांतियां हुई हों, हर क्रांति में आपको औद्योगिक और शैक्षणिक क्रांतियों में भारत का युवा सक्रिय दिखाई देता है। आचार्य शंकर का दिग्विजयी अभियान हमको दिखाई देता है। 16 वर्ष के शंकर वेदांत का भास्कर, वेदांत को एक नई अद्वैत वेदांत प्रदान करने वाले आचार्य शंकर दिखाई देते हैं मित्रों। मंडन मिश्र के साथ में शास्त्रार्थ करने वाले युवा सन्यासी के रूप में शंकर दिखाई देते हैं मित्रों। मात्र 32 वर्ष की उम्र में पूरे भारतवर्ष को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक करने वाले शंकराचार्य की जय करते हैं मित्रों। हम भारत का यौवन है मित्रों ये। विवेकानंद का सांस्कृतिक जागरण अभी स्वामी जी कह रहे थे, न सिर्फ भारतवर्ष परंतु 7 समंदर पार, जब लोग कहते थे कि समुद्र को पार करने का काम हमारे सन्यासी नहीं कर सकते, तब स्वामी जी ने एक नई परंपरा का शुभारंभ किया। बचपन में ही सन्यास को ग्रहण करके सारे यौवन को सन्यास की दहलीज पर अर्पित कर दिया। और मित्रों जाकर के वहां विश्व सभा में जब वो सिंहनाद करते हैं, सारी दुनिया हतप्रभ रह जाती है। लोग संवेद स्वर में कहते हैं कि यदि कोई विश्व गुरु बनने का किसी को स्थान मिल सकता है तो वो स्वामी विवेकानंद है मित्रों। भारत का यौवन अद्भुत यौवन है मित्रों। और वो बार बार उद्घोष करते रहे, हमेशा कहते अमृत पुत्रो, एक ही संबोधन था, अमृत पुत्रो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधत।
स्वामी जी का यह दिव्य संदेश भारत के यौवन में आज तक गूंज रहा है। हर यौवन की धड़कन के साथ ये गूंजता है मित्रों। इसलिए मित्रों विचार करना होगा कि किस तरह से भारत का यौवन, बंकिम चंद्र चटर्जी का वो गान वंदे मातरम भारत को स्वाधीनता की दहलीज तक ले गया। आप कल्पना करिए, विचार करिए, कभी रावी के तट पर मुट्ठी में ली हुई थोड़ी सी रावी तट की मिट्टी और पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज का संकल्प परम पूज्य गुरुदेव और उनके साथियों के द्वारा लिया गया संकल्प आज भारतवर्ष में चरितार्थ दिखाई दे रहा है मित्रों। यौवन की क्रांति दिखाई देती है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा 1.25 लाख से 1 लाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आप कल्पना करो, गुरु गोविंद का यौवन भारत की रग रग को झंकृत करने वाला, ओज और तेज भरने वाला, ऐसा तलवार में चमकने वाला यौवन दिखाई देता है मित्रों। ये सब युवा शक्ति के सहारे ही सारे काम संपन्न हुए। इसलिए मैं वंदना करता हूं इस पांडाल में बैठी हुई सभी वो युवा शक्ति का जिनका हृदय अभी मचलता है कुछ नया करने को। मैं उम्र की बात नहीं करता, मैं आपसे नहीं कहता कि आपके कार्ड में, आपके आधार कार्ड में आपकी उम्र क्या लिखी, ये कुछ भी हो सकती है। मैं उस यौवन को नमन करता हूं जो भीतर से मचलता है, जिसमें कुछ नया करने का साहस है, जो कुछ ना कुछ अनूठा करके अपने भाग्य पर नहीं कर्म के सहारे आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे यौवन का वंदन है, नमन है मित्रों। प्यारे भाइयों, युवाओं, ये जो क्रांति की आग है जो हजारों साल से, 10,000 साल से इस देश में धधक रही है और हर उस मौके पर खड़ी हुई है जब कभी भी दुनिया, देश और मनुष्यता पतन के गर्त में जा गिरी, भारत का यौवन जगा, 7 समंदर को पार करके जीवने का ढंग सिखा करके आया। इसलिए प्यारे युवाओं, ये क्रांति की आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। आपको ये 3 दिन के कार्यक्रम में बुलाया गया है तो यहाँ आपको कोई मीठी मीठी बात बुलाने नहीं बुलाया गया। बहुत कड़वे घूंट, बहुत चुनौतियां आपके सामने रखने का समय है मित्रों। अगर हम आज इन चुनौतियों से मुंह बचा गए तो ये मनुष्यता कभी माफ नहीं करेगी हिंदुस्तानियों को। हमारे जिम्मे में बड़ा काम है। दुनिया के लोग तो अपने लिए जीते हैं, हम बार बार गला फाड़ करके चिल्लाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मित्रों, समय आ गया है जब सबको सुख पहुंचाने का, सबको आरोग्य प्रदान करने का। आप देख नहीं रहे भारत किस तरह अंगड़ाई ले रहा है मित्रों। हमने गाया है वसुधैव कुटुंबकम, आज यहाँ 3 वाक्य लिखे दिखाई देते हैं, 1 फैमिली 1 अर्थ एंड 1 फ्यूचर। अभी G20 देश का ये ध्येय वाक्य आपको दिखाई दे रहा है मित्रों। सिर्फ ब्राइट फ्यूचर लिख देते तो आपके युग निर्माण का सूत्र दिखाई देता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु। मित्रों, बड़ी गजब की बात है। इसलिए आग हमारी ठंडी नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी क्रांति अभी शेष है और वो सबसे बड़ी क्रांति है मित्रों युग का निर्माण। बहुत सड़ी गली दुनिया हो गई है, बहुत मान्यताएं, रूढ़ियां, परंपराएं इस मनुष्यता के साथ लिपट गई हैं और बुरी तरह मनुष्य छटपटा रहा है। हर आदमी असंतोष की आग में जल रहा है। विकसित देशों में आत्महत्या की दर बढ़ रही है। धन प्राप्त करने पर आदमी एक ऐसे अवसाद में प्रवेश कर जाता है मानो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं मिला। रीते हाथ आदमी इस दुनिया से विदा होता है। मित्रों, अभी एक बड़ी क्रांति शेष है, युग के निर्माण की क्रांति, समूचे युग के निर्माण की क्रांति। ये कोई भारत नहीं। आप युग निर्माण को जब कभी पंथ बनाने की कोशिश करते हैं, ये इस युग निर्माण की महान धारा, इस महान आंदोलन के साथ एक अन्याय करते हैं। आप गायत्री वाले कहलाते हैं, ये आपके लिए शोभा की बात नहीं है। आप युग निर्माणी कहलाइए। दुनिया के कोने कोने तक गुरुवर का संदेश पहुंचाने योग्य। मित्रों, ये बात आवश्यक है, इसलिए हर कान तक पहुंचनी चाहिए। कोई शेष ना रह जाए, कोई छूट ना जाए, कोई अभागा न रह जाए। इसलिए युग निर्माण की बात हर कान तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हर उस हृदय को सुनाने की आवश्यकता है जिसके भीतर आत्मा अभी जीवित है, जिसका धर्म जीवित है, जिसको अपनी धर्म, संस्कृति, सभ्यता और मनुष्यता पर गौरव है। ऐसे हर व्यक्ति तक गुरुवर का संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है, युग निर्माण का संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है। गुरुवर ने कोई धर्म की बात नहीं, ये आंदोलन है मित्रों। व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण की बात करते हैं गुरु। कहाँ कहते हैं कौन सा इष्ट पालिए? वो तो एक ही बात कहते हैं कि आप व्यक्ति का निर्माण करिए। आप मुसलमान हैं तो, ईसाई हैं तो, बौद्ध हैं तो, क्रिश्चियन हैं तो, कोई भी हैं आप व्यक्ति का निर्माण करिए, मनुष्य का निर्माण करिए और मनुष्य के निर्माण के साथ परिवार का, समाज का उत्थान करिए। यही तो हमारी योजना है। इसलिए मित्रों, बड़ी क्रांति अभी शेष है और इस युग परिवर्तन की क्रांति में हमको भगवान महाकाल ने पुकार लगाई है। वो पुकार रहे हैं मित्रों, जागो
युवा जागो। ये महाकाल की पुकार है, जागो युवा जागो। और इस पुकार को हमारे प्रमुख सम्मानीय हमारे परमादरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने सुना। उनके मन में ये विचार आया, अश्वमेधों का समय चल रहा था, मन में विचार आएगा क्यों ना देश की तरुणाई को जागृत किया जाए और इस युग निर्माण के महाअभियान में इस तरुण रक्त को प्रेरित कर दिया जाए। मशाल जो जल रही है, इस मशाल को प्रज्वलित करने के लिए यौवन के रक्त की आवश्यकता है। मित्रों, भवानी भारती कुछ ऐसा ही मांगती है, इसलिए उन्होंने सारे युवाओं को जगाने का काम कहा और एक नारा दिया, जागो युवा जागो। जागृति का समय है, स्वामी जी के संदेश को अपनी तरह कहने का समय है। मित्रों, तुम ही आशा की एकमात्र किरण हो, तुम ही युग सृजेता हो, तुम ही क्रांति दूत हो। युवाओं, अगर तुम जगोगे तो जगत जगेगा। मित्रों, स्मरण आता है भारत के इतिहास में आपको अनेक ऐसी बहनें और ऐसे पुरुष दिखाई देते हैं जिनने भरी जवानी में देश के लिए अपना गला कटा दिया। शहीद आजम को देखिए, 23 वर्ष और कुछ महीने का जीवन और फांसी का फंदा चूम जाते हैं। लक्ष्मीबाई 26 साल की लक्ष्मीबाई झुकने को तैयार नहीं है, क्रांति की धारा बहाती है। मित्रों, उनकी कहानियां आज भी हम सबके लिए प्रेरणा दे रही हैं। 32 साल के स्वामी विवेकानंद, आप कल्पना करिए मित्रों, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मित्रों, हम सबको विचार करना होगा कि हम किस तरह चलें। बुद्ध चले थे, हमको भी चलना होगा। बुद्ध चले, 2.5 लाख युवक और युवतियां उनके पीछे चल पड़े। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के नारे उभरने लगे। मैं जब बुद्ध के अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा बुद्ध के उस धर्मचक्र प्रवर्तन में गजब के काम थे। 10-10 हजार भिक्षु एक जगह एकत्रित होकर के राष्ट्र के नवनिर्माण की बात सोचते थे, धर्म के विस्तार की बात सोचते थे। बड़े बड़े समागम होते थे, भिक्षुओं के संघ होते थे और उन संघों के माध्यम से बड़े बड़े काम चल रहे थे। मित्रों, 2.5 लाख युवा उनके साथ चल पड़े। उनके जीवन काल में बुद्ध ने भारत के कोने कोने तक नहीं, वरन जिस देश में भी उनका भिक्षु गया उस देश का धर्म बदल गया। संघमित्रा और महेंद्र श्रीलंका गए, वहां किसी व्यक्ति का धर्म नहीं बदला, श्रीलंका का राजधर्म बौद्ध धर्म हो गया। थाईलैंड गए, आप चीन में गए, जापान में गए, जहां भिक्षु 13 भिक्षु चाइना की ओर गए, 2, 4, 5 तो गल के खत्म हो गए। जो पहुंचे उनने चीन का राजधर्म बौद्ध धर्म कर दिया। मित्रों, 2000 साल तक भारत ने बिना एक सैनिक भेजे चाइना जैसे, चीन जैसे बड़े देश पर राज किया सांस्कृतिक रूप से। ये गौरव की बात है मित्रों, गौरव की बात है। इसलिए मात्र कहने से बात नहीं बनेगी, करके दिखाना पड़ेगा, अपने जीवन की गवाही देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं। और मित्रों, सिंह जैसी गर्जना करनी पड़ेगी। अभी हमारे स्वामी जी कह रहे थे, स्वामी विवेकानंद बार बार कहा करते थे, सब जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लो, देखोगे तुम्हारे भीतर सिंह जैसा बल आ गया है। मित्रों, भगवान तो महाकाल तो अपनी पुकार लिए हुए आपके पीछे चल रहा है। मित्रों, भवानी भारती तो अपना ध्वज लिए हुए आपकी प्रतीक्षा में, इसलिए कह के नहीं करके दिखाना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि मां भवानी भारती की पुकार सुनेंगे तो हमारा जीवन कुछ अनूठा हो जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर लिखा, मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, सुनाता हूं। उठो उठो, कोई अंदर से पुकार रहा है, सृजन की वीणा का राग सुनो, सुनो सुनो, समय प्रभाती गा रहा है। चलो चलो, मनुष्यता पुकार रही है। बढ़ो बढ़ो, भारत माता अपनी विशाल बाहें पसारे हुए तुम्हारी प्रतीक्षा में। देखो देखो, सविता की प्रखर रश्मियां तुम्हें ऊर्जा भरने के लिए दौड़ी चली आ रही हैं। सुनो, यह प्रथम और अंतिम समय है जब ईश्वर ने तुम्हें अपने एक अंश के अवतरण होने का आश्वासन दिया है। झिझको मत, चूको मत, अब और प्रतीक्षा मत करो, कोई बहाना मत ढूंढो, जुट पड़ो और कार्य में संलग्न हो जाओ और स्वयं को बदलकर दुनिया को नई बनने का अवसर प्रदान करो। युवाओं, ये चुनौती है तुम्हारे सामने। समय को इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ लिखने का अवसर प्रदान करो। युवाओं, ये अवसर है आपके पास, ये समय है मित्रों, जब आप कुछ करेंगे तो इतिहास आपके स्वर्णिम अक्षरों में आपका इतिहास लिखेगा मित्रों। इसलिए समय बहुत कीमती है, ये समय बहुत महत्व का है। ये समय पेट और प्रजनन में कीड़े मकोड़े के समान उलझने का नहीं, ये समय त्याग और बलिदान का समय है मित्रों। राष्ट्र के लिए जीवन जीने का समय है। एक ही ध्येय, एक ही मंत्र होना चाहिए मित्रों, युग निर्माण। एक ही मंत्र होना चाहिए, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अपने को बदलकर दुनिया को बदलने का अवसर प्रदान करने का समय है मित्रों। अद्भुत संयोग है
अद्भुत संयोग है मित्रों, महान परिवर्तनकारी समय में जन्म लिया है हम सब ने, ये बड़ी बात है मित्रों। और किसी समय आप जन्म लेते तो आपको शायद ये अवसर भी ना मिलता, आपको ऐसा समागम करने की जरूरत ही ना पड़ती। आप आज से 200 साल पहले जन्म लेते, जूते चप्पल और गालियां गलौच में हम अपना जीवन निकाल देते मित्रों। दलित और पीड़ित और शोषित के रूप हमारा अस्तित्व नहीं। अभी स्वामी जी कह रहे थे कीड़े मकोड़े समझा जाता था हमको। ये 1000 साल की गुलामी ने हमको वो सब सिखाया है। अभी इस बीच में हमारा जन्म होता तो हमको क्या मिलता मित्रों। ये समय है जब कोई परिवर्तन की महाक्रांति चल रही है और हमको भगवान ने इस धरती पर भेजा है। इससे पहले और बाद में ये सुयोग कहीं नहीं था। हमने देखा है कि अगर इसके बाद भी अगर हम समय ना पहचाने, हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है, जिसने पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गंवाते हैं, समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। मित्रों, समय चूकने का नहीं है, इसलिए अपना निर्माण करो। भगवत सत्ता तुम्हारा वर्ण कर ले, ऐसा अपने को बनाओ, ऐसा कुछ करो, आत्मनिर्माण में जुट जाओ। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने और सम्माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक नारा दिया था। जब डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन की स्थापना हो रही थी तो श्रद्धेय ने एक नारा दिया, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। इसी को आप कह सकते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। छोटे छोटे प्रलोभनों से हमको बचना है। मैं फिर कहता हूं, प्यारे युवाओं, छोटे प्रलोभनों से बचना। जो तुम्हारी कीमत लगा रहे हैं रुपयों में, उनसे जरा दूर रहना। जो आते हैं आपके कॉलेज में स्कूल में पैकेज लेकर के, आपको खरीदने के लिए आते हैं, 50 लाख में, 10 लाख में, 5 लाख में आपका मूल्य लगता है और आप अपना मूल्य तय करते हैं। तो फिर आप में और उस समय जो 2 रुपए में गुलाम जा रहे थे, उनमें क्या अंतर बचेगा। अंग्रेज पकड़ कर ले जा रहे थे, जब हमको अरब के लोग आकर के हमको पकड़ कर ले जा रहे थे, गुलाम बना रहे थे, उसमें और अब में क्या अंतर है, सिर्फ पैसे की मात्रा का। इसलिए मित्रों, छोटे छोटे प्रलोभनों से बचना है। सिर्फ पेट और प्रजनन नहीं, ये पेट और प्रजनन का सूत्र आपके लिए नहीं बना है। आप तो किसी अनूठी बात के लिए संसार में आए हैं। तुम भेड़ नहीं हो, अभी वो कह रहे थे स्वामी जी, हम भेड़ नहीं हैं, हम सिंह की औलाद है मित्रों। भवानी भारती का सिंह हैं हम, वो हम पर सवारी करे, ऐसा कुछ जीवन जिए। इसलिए कुछ नया करने की आवश्यकता है मित्रों। आत्म कल्याण और लोक मंगल का दोहरा अवसर इस समय मिल रहा है। ऐसा समय कभी नहीं आया। पहले समय आया, चले जाइए आप गुफा में, हिमालय में तपश्चर्या कर लीजिए, आप अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। पर लोक कल्याण के लिए कोई गुंजाइश, कोई सुविधा, कोई समय नहीं था। आज आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं और युग निर्माण से जुड़ के आप लोक कल्याण में भी इस सेवा का भाव अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। आत्म कल्याण और लोक मंगल, ये उभय पक्षी दोनों लाभ आपको इस अवसर में, इस समय में मिल रहे हैं। इसलिए मित्रों, युग निर्माण के इस मार्ग को हमको अपनाना पड़ेगा। और मैं एक निवेदन करता हूं, गुरुदेव ने लिखा है मित्रों, वो कहते थे कि बेटे सस्ते में, हल्के में और इससे कम में काम नहीं चलेगा। आप इससे कम में इस युग निर्माण योजना में प्रवेश पाने की सामर्थ्य नहीं रखते। अगर घुस भी जाएंगे तो बड़ी विपत्ति आ जाएगी। इसलिए इससे कम में काम नहीं करेगा। हमको बहुत तेजस्विता के साथ में इस मिशन में जुड़ना है और ध्यान रखना है कि प्रतिपल हम आत्मनिर्माण के काम में जुटे हुए हैं। जिस दिन आप स्वयं निर्मित होंगे, जगत आपके जलते हुए मशाल से ना जाने कितने दीप जलेंगे, कितनी मशालें जलने लगेंगी। हमारे यहाँ एक गीत गाते हैं आदरणीय ओंकार जी भाई साहब, उगो सूर्य की भांति गगन पर वन प्रकाश छा जाओ, और अंधेरा इस जगती का जल कर स्वयं मिटाओ, और अंधेरा इस जगती का जल कर स्वयं मिटाओ। मित्रों, मशाल बनना पड़ेगा, सूर्य बनना पड़ेगा हमको। इतिहास जिन युग निर्माताओं की खोज में है मित्रों, वो सब आप हैं, आप हैं, आप हैं। इससे कम में बात बनेगी नहीं। ध्यान रखिएगा, अपना मूल्य समझिए। मशाल के नीचे खड़े होकर के अपनी भुजा उठाइए, अपने जीवन के रक्त से इस मशाल को सींचिए। युग ऋषि ने युग का तम हरने क्रांति मशाल जलाई। बहुत बड़ी बात है मित्रों। बाद में गुरुदेव ने उसी गीत में कहा कि उसने एक बार तो अपना रक्त भर दिया है, अब आशा की है कि आप अपना रक्त डालकर उसको प्रज्वलित रखेंगे, ऐसी आश लगाई। मित्रों, इस मशाल को हमको जागृत और जीवंत बनाए रखना है। तुम्हें अग्रदूत नियुक्त किया गया है, सामान्य लोग नहीं हैं आप, आपको नियुक्त किया गया है। आप यूं ही नहीं आ गए, आप किसी के कहने से नहीं आए, आपकी अंतः प्रेरणा आपको लेकर आई है। और ये अंतः प्रेरणा गुरु प्रेरणा है मित्रों, जिसने आपको कहा नहीं नहीं मैं भी घिंगड़ी जाऊंगा, बहुत दूर है, कोई बात नहीं,
रात भर चलूंगा कोई बात नहीं, पर जाऊंगा। और हम लोग आए, ये हमारी अंतः प्रेरणा, गुरु प्रेरणा है मित्रों, जिसने हमको यहाँ भेजा है। इसलिए मित्रों बहुत बड़े काम हमारे जिम्मे हैं। और सच पूछें तो इस समय इसलिए भी मैं निवेदन करता हूं कि जब अवसर हो, सूर्य उग रहा हो, आप जागृत हो जाएं, ये बड़ी बात है। आप सोते रहें, ये दुर्भाग्य। सूरज तो उगेगा, भारत तो जगेगा, भारत की प्रतिभा तो जगेगी, भारत तो फिर से सिरमौर बनेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। इस बार फिर परिवर्तन का केंद्र भारत है। इसलिए कोई हम जैसे आलस्य में पड़े रहें तो इससे भारत की गति प्रगति रुकेगी नहीं मित्रों। अंतरिक्ष से ना जाने किन देव शक्तियों का प्रवाह आएगा और इस भारत को जगत गुरु बना जाएगा। सरकारें लगी हैं भारत को चक्रवर्ती सम्राट और सोने की चिड़िया बनाने में। यह युग निर्माण का काम है कि भारत को जगत गुरु बनाए। यह युग निर्माण का काम है कि भारत को जगत गुरु बनाए। इससे कम में काम चलने वाला नहीं मित्रों। जो विकसित हो गए, जो धनाढ्य हो गए, जिनने पूरे भूमंडल पर राज्य कर लिया, इतने से द्वीप पर सिमट कर रह गए। आज वहां देखिए ज्ञान की कितनी बुरी हालत हो रही है मित्रों। सब कुछ उंगली के टिप्स पर अवेलेबल है, पर आदमी अपने विषय में भी दो अपनी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है, खुद उलझन में पड़ा हुआ है। इसलिए भारत की जरूरत है मित्रों। धन दौलत से बड़ा काम हाँ हो सकता है, ये आवश्यक भी है। धन मूल बिंदु है जिससे हम सब कुछ करते हैं, परंतु मैं कहता हूं ये ज्ञान के बिना यह अधूरा है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, बेटे युग निर्माण के सूत्रों से ही सब कुछ होगा, विशेष होगा। इसलिए मित्रों हमारे यहाँ अभी इस समय बहुत अवसर बहुत शानदार है। हम लोगों ने अभी अमृत महोत्सव मनाया। देश के 75वें वर्ष का, स्वाधीनता के 75वें वर्ष का हमने उत्सव वर्ष भर मनाया। अब कहते हैं अमृत काल चल रहा है। आने वाले 25 वर्ष 2047 तक भारत के लिए बहुत अद्भुत परिवर्तन के वर्ष हैं। मैं कुछ आपके सामने फैक्ट रखूंगा, आप देखेंगे भारत सच में 2047 में सिरमौर बनेगा दुनिया का। हम अपनी खोई हुई गौरव गरिमा को फिर से प्राप्त करेंगे। ये कालजयी है भारत मित्रों, ये भारतीयता और भारत कालजयी है मित्रों। एक शेर आप सुनाते, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारा गौरव भी अनंत है मित्रों। हमारी बात ही कुछ अलग है मित्रों। कितने भी आक्रमण हुए, कितनी भी गुलामी आई, हम अपनी छाती से अपनी संपदा को चिपका कर इधर उधर भागते रहे और आज फिर से राख के ढेर में से अंगारे जैसे प्रकट हुए। मित्रों भारत बहुत अद्भुत है, आपके भीतर बड़ी क्षमताएं भरी हैं। हम ही ने नारा दिया था वसुधैव कुटुंबकम का, हमने ही कहा था आत्मत सर्वभूतेषु, और सच में अब यही बनने जा रहा है। ये जो कोशिश हो रही है मित्रों, यही विश्व का मूल मंत्र बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जगह जगह विश्व पटल पर आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का गान कर रहे हैं। कभी आप प्रज्ञा पुराण पढ़िए, तृतीय खंड का 7वां अध्याय अंतिम पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे, गुरुदेव लिखते हैं अंतिम लक्ष्य होगा वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत सर्वभूतेषु। सारे जगत में अपनी आत्मा को देखना और सारे जगत को अपना कुटुंब मानना, सब हमारे भाई बहन है मित्रों। अब भारत की बात नहीं है, अब भारतवासी मेरे भाई बहन है, नहीं, ये विश्व की समूची वसुधा के समूचे मनुष्य मानव जाति हमारे भाई बहन बनने जा रही है। इसलिए बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा काम होगा, यही महामंत्र बनेगा मित्रों। और मैं कहता हूं ये वसुधैव कुटुंबकम ही गायत्री मंत्र है, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी परिणति देखें गायत्री मंत्र की, तो आपके भीतर ऐसी दिव्यता का विकास होता है कि आत्मत सर्वभूतेषु हो जाते हैं आप, और वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि आ जाती। इसलिए गायत्री मंत्र की परिणति के रूप में आप इन सूत्रों को ले सकते हैं ऋषियों के। मित्रों परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं। भारत के गौरवशाली इतिहास को भी अगर दृष्टि डालें तो दोनों तरफ हमको प्लस दिखाई देता है। हमारा पिछला भारत देखें तो भी, और भारत के वर्तमान को देख करके भविष्य पर दृष्टि डालते हैं तो भी भारत एक अनूठे दौर से गुजर रहा है। अगर प्राचीन भारत की बात करें तो मित्रों आप इतना गौरव करते करते आपका हृदय फूल जाएगा, आपका सीना तन जाएगा कि भारत के ऐसे लोग थे मित्रों। हमारे ऋषियों ने ही चिंतन दिया था कि हम विश्व संस्कृति हैं, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। हम जगत की पहली संस्कृति हैं जो सब कुछ कर सकती है। मार्क ट्वेन नाम के विचारक ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि ये मानव जाति का पालना है भारत, ये बोली का जन्म स्थान है, ये रचनात्मक संपदा का केंद्र है भारत। यहाँ मनुष्य के विकास के लिए जो जो चीजें चाहिए सब उपलब्ध हो सकती हैं। विदेशी विचारक कह रहा है मित्रों। भारत के विषय में आइंस्टीन कहते हैं कि भारत के हम ऋणी हैं जिनने हमको गिनना सिखाया।
यदि हम गिनने की प्रक्रिया ना आती तो किसी भी विज्ञान की कल्पना संभव ना थी। भारत ही है मित्रों जो 10,000 साल तक हमने कहीं कोई युद्ध नहीं किया, हम किसी पर आक्रमण करने नहीं गए, हमने अपनी आत्मरक्षा में लड़े, पर हम किसी देश पर आक्रमण करके उसको अपना बनाने नहीं गए। राम जी जाते हैं, लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और विभीषण को राज्य देकर लौट आते हैं। हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही कि हम किसी देश को जीतें और उसको अपने अधीन कर लें। हमने स्वाधीनता का मंत्र पढ़ाया सबको। मित्रों, शून्य का आविष्कार करने वाला भारत, आर्यभट्ट नाम का, ईसा से 100 सदी पहले आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। और मित्रों, पाई का मान बोधायन ने, लोग अभी कहते हैं कि साहब पाई का मान करने वाला कोपरनिकस है। हम कहते हैं जरा देखिए तो भारतवर्ष के इतिहास को। भारतवर्ष के इतिहास से 1500 साल पहले पाई का मान बता दिया। नालंदा और तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदंती ऐसे विश्वविद्यालयों को गढ़ने वाला, ऐसे विद्यालयों में शिक्षा देने वाला, विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय का निर्माण करने वाला, तक्षशिला नाम के विश्वविद्यालय को 1000 साल तक चलाने वाला भारत। हमने ज्ञान की धारा बहाई, सारी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आए मित्रों। और मैं कहता हूँ पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने का सिद्धांत हमारे भारतवर्ष ने दिया, और जो उन्होंने अंक जितना समय बताया आज भी यथावत है। 365.2587 दिन में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये 5वीं शताब्दी ने भास्कराचार्य ने गिनकर बता दिया। आप कल्पना करिए भारत का विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा। आयुर्वेद को देखें, चरक ने 2500 वर्ष पूर्व चिकित्सा के इतने बड़े विज्ञान को, आयुर्विज्ञान को जन्म दे दिया। वनौषधियों को पूछ पूछ करके उनके गुणधर्म लिख दिए मित्रों। नौकायन 6000 साल पहले हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया था। दुनिया तो अब बड़े बड़े शिप बना रही है। हम लोगों ने हजार लोगों को ले जाने वाले शिप तैयार किए, माल ढोने वाले शिप तैयार किए, और कहाँ यूनान और कहाँ अरब और कहाँ तक हम लोग नहीं गए। हमने खाड़ियाँ और 7 समंदर को नापा मित्रों, हम बहुत ऊंचाई तक गए हैं। शल्य चिकित्सा को जन्म देने वाले सुश्रुत, आप कल्पना करिए, जिनने 125 उपकरण बनाए 2600 साल पहले, 2600 साल पहले सुश्रुत ने बना दिया। हमने खगोल खंगाल डाला मित्रों, सारे आसमान को हमने खंगाला, और 2000 साल पहले हमने नक्षत्रों की और ग्रहों की गणना करके बता दी। मित्रों, भारत को कहाँ कहाँ देखिए, धातु विज्ञान का हमने काम किया, और हमारे देश में अच्छे अच्छे केमिस्ट्री वाले लोग, केमिस्ट पैदा हुए। आप नागार्जुन को देखिए, सोने से, लोहे से सोना बनाने की विद्या बताने वाले। मित्रों, 2-2, 2,500 साल पहले हमने सारी चीजें देखी। हमने धातुओं का खनन किया, धातुआं बनाई 2600 साल पहले। आप कल्पना करिए, योग, कृषि, वस्त्र, खेल, दर्शन, शास्त्र, किसी भी क्षेत्र में जाइए, भारत सोने की चिड़िया बना, चक्रवर्ती सम्राट बना और जगत गुरु बन गया। मित्रों, भारत का गौरव अनुपम और अद्भुत है। मित्रों, हम सबको इसी गौरव को जागृत करना है। पर यह नहीं है कि हम सिर्फ पिछली बातें करते रहें। कुछ लोगों को पीछे की बात करने में बहुत मजा आता है। एक व्यक्ति किसी गांव से गुजर रहा था अपने गधे को लेकर, और उस पर बैठा हुआ था पीछे को मुंह करके। लोगों ने उससे पूछा, भाई ये क्या तमाशा है, तुमको आगे की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, तुम अपने गधे पर पीछे मुंह करके बैठे हो। उसने कहा, मैं भारतीय हूं, पीछे देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि बड़ा गौरवशाली। तो आगे का कौन करेगा मित्रों? आगे की योजना कौन बनाएगा? आप अपनी गाड़ी में पीछे के हेडलाइट नहीं लगाते, आगे लगाना पड़ता है। पीछे टेल लाइट की जरूरत है, पीछे दर्पण की जरूरत है, मिरर लगाइए और देखिए कोई पीछे से टकरा ना जाए। परंतु मित्रों, हेडलाइट तो आगे की ओर लगती है और दृष्टि सदैव आगे की ओर रखना चाहती है। आप प्रेरणा के लिए, सुरक्षा के लिए आप पीछे देखिए। मैंने आपको भारत का पिछला कुछ समय, 2-2,500 साल के समय का एक थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया। पर मित्रों, भारत का वर्तमान भी कोई अद्भुतता से कम भरा हुआ नहीं है। जब भारत के वर्तमान की ओर देखते हैं तो इस समय हमारा देश दुनिया का सबसे जवान देश है। अभी कल परसों ही एक मैंने अध्ययन पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि 25 से 45 साल के हमारे यहाँ 45% लोग, कल्पना करिए, और 45 से 60 तक के हमारे पास 10% लोग हैं। आप कल्पना करो भारत कितना जवान देश है मित्रों। करोड़ों की संख्या में भारत में जवानों की भीड़ दिखाई देती, यौवन से लदा हुआ है भारत। और मित्रों, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्क फोर्स है, काम करने वाले लोग लगभग 100 करोड़ लोग काम करने वाले भारतवर्ष में। देश और दुनिया का चक्र चलाने की हम सामर्थ्य रखते हैं।
और अभी साल 2 साल में हम दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे। तो मित्रों, ये जनसंख्या मुसीबत बने या इस जनसंख्या का सदुपयोग करके राष्ट्र को बहुत ऊंचाई तक ले लिया जाए, ये हमारे हाथ में है। युग निर्माण को सोचना पड़ेगा, चरित्रवान युवाओं का निर्माण करना पड़ेगा ताकि कर्मशील युवा आएं और देश के चक्के को आगे बढ़ाएं, और देश ही नहीं दुनिया के चक्के को भी आगे बढ़ाना होगा। मित्रों, भारत आज बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। हम जब देश हमारा स्वाधीन हुआ था, हमारी जीडीपी मात्र 10,000 करोड़ की थी, और आज हम लोग 374 ट्रिलियन डॉलर की हमारी जीडीपी आज, और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, और हम प्रयासरत हैं कि दुनिया की 5वीं व्यवस्था बन गए, और प्रयासरत हैं कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं, और ये कोई ज़्यादा समय नहीं लेगा। आप अमेरिका और चीन के बाद में तीसरे देश होंगे दुनिया में अमीर देशों में। आज अभी आप क्या ही देख लो, तीसरा व्यक्ति है दुनिया का सबसे धनी धनाढ्य। मैं किसी का नाम नहीं लेता, कुछ प्रिय होंगे कुछ अप्रिय होंगे, परंतु मैं कहता हूं कि देश के लिए गौरव है ये कि अब हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है। 2022 में हमने इतनी बड़ी संपदा, इतनी बड़ी हमारी जीडीपी को खींच कर लेके आ गए हम। मित्रों, सैन्य शक्ति को देखें तो 2022 में जब हमारा देश स्वाधीन हुआ था तो बहुत कम हमारे पास सामर्थ्य थी। मित्रों, हमको कोई भी आंख दिखा रहा था। आज हमारा सैन्य बजट 4.7 लाख करोड़ का हमारा सैन्य बजट है। हमारी आज सेना में हमारे पास अपनी रक्षा के लिए 2185 युद्धक विमान है, 14 लाख सैनिक है हमारे पास कि हम देश में कहीं भी अपना पराक्रम बता सकते हैं। 4,500 टैंक्स हैं हमारे पास। और मित्रों, अब तो हमने ड्रोन बना लिए, हमारा अपना स्वदेशी INS, अभी हमने जहाज बनाया, पोत बनाया। आप कल्पना तो करिए कि भारत सैन्य क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। विज्ञान का क्षेत्र देखते हैं हम तो भारत में आज इसरो नाम का संस्थान है, गजब की शोध का कार्य चल रहा है हर क्षेत्र में। DRDO नाम का संस्थान है जो शोध के कार्य में लगा हुआ है। हमने 2019 में इसरो के माध्यम से एक दिन में 104 उपग्रह प्रक्षेपण कर दिया। एक हमने रिकॉर्ड बनाया कि हम कितने प्रभावशाली और कितने शक्तिशाली हैं। मित्रों, आज हम ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं और जिसमें हमारा गुजरात सर्वोपरि है देश में। ग्रीन एनर्जी की बात कह रहे हैं, हमने सेटल कर दिया है कि हम 2070 तक 0 कार्बन उत्सर्जन पे आ जाएंगे। हमने डिक्लेयर किया है। भारत का वर्तमान बहुत गजब का है। आज आपके पास 5G नेटवर्क है, आप देख रहे हैं, बड़े चमत्कार होने वाले हैं। थोड़े दिनों में 5G नेटवर्क पूरे देश में हो जाएगा। शिक्षा और चिकित्सा जो अभी दूर बैठ के कराते हैं, अब हो सकता है अमेरिका का कोई डॉक्टर आपके हार्ट का ऑपरेशन अमेरिका में बैठ करके 5G के माध्यम से यहाँ कर दे। आप 3D शिक्षा पद्धति में जाने वाले हैं। हमारे बच्चे 3D मॉडल्स देखेंगे और पढ़ेंगे। आप कल्पना करो इंजीनियरिंग कहाँ चला जाएगा। बहुत बड़ा कमाल का काम हो रहा है मित्रों। शिक्षा के क्षेत्र में कभी 47 में 18.3